नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर मंत्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के साइंस मॉडल पेपर 2022 मिशन 4 अप्रैल। दोस्तों अगर आपका भी कल पेपर है साइंस का तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। इन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं और वही क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हर बार रिपीट करे हैं और चांस है 100% की सेम यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और टारगेट है दोस्तों 90+ का। ठीक है, मैं तो वादा करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो 70 में 70 आप लोग करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समय देखना होता है। समय यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आप लोगों को पूरा पेपर को पढ़ना होता है। 15 मिनट में कुछ निर्देश दिए होते हैं कौन सा खंड करना है और कितने खंड करना है और उसमें से क्वेश्चंस कौन कौन करना है आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो 15 मिनट खूब बढ़िया से आप लोग पेपर को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे खंड क पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे खंड क में मैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन तो नहीं करा सकता हूँ क्योंकि टाइम कम है। आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चनों को ढूंढ लीजिएगा और उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब तो पढ़ने का टाइम नहीं है, बस लास्ट में ये बता रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चनों को आप लोग रिवाइज जरूर करके जाइए। मैं कुछ क्वेश्चनों को कराऊंगा जो हल्का फुल्का है क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को खंड क में मिलेगा प्रश्न संख्या 1 और इसमें क ख ग घ 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसमें से आप लोगों को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन निम्नलिखित क्रिया द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा ये पश्चिमाभी मांसपेशिया या पश्चिमाभी पेशिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। आप लोगों को ये बस रीड करना है और आप लोगों को ध्यान से ये देखना है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यदि 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों आप लोगों को एक फार्मूला होता है लेंस का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूँ कि फार्मूला का होता है 1/f = 1/v - 1/ku। देखिए इसमें f क्या होता है फोकस दूरी और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, लेंस से। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा रख लीजिएगा, इस पे आ जाएगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे 24 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है तो ये होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है ना, मैं छोटा ही सा वीडियो में इसको आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास कम टाइम है, आप लोग बस रिवीजन करके जाइए। ठीक है ना, अब जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है बी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है ना, जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो आर यहाँ पे लगता है बी बराबर आई आर, जहाँ पे आर को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए यहाँ पे अगला देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आप लोग इसको जल्दी से फटाक से देख लीजिए, इसमें किस प्रकार का निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा बोल रहा है तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब देखिए कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखिए ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम का नियम परिसीमाएं लिखना होता है। ओम का नियम क्या है तो इसको आप लोगों को लिख देना है। चलिए मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ कि ओम का नियम क्या होता है। और ओम का नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को देख लीजिएगा यहाँ पे तो आप लोगों को वीडियो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ओम का नियम, ठीक है ना, ओम का नियम क्या होता है तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा लिखना है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अर्थात भी अनुक्रमानुपाती क्या होता है आई होता है। ठीक है, या हम लोग अनुपाती को हटाएंगे तो आई इसके अनुपाती की जगह पे आर आ जाएगा, जहाँ पे आर क्या होता है स्थिरांक होता है जिसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं या सिंपल सा हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है दोस्तों ओम के नियम के अनुसार, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो
उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा तथा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है। Vn के अनुपाती I लिख दीजिएगा, V बराबर IR लिख दीजिए, जहाँ पे R स्थिरांक लिख दीजिएगा। बस यहाँ पे आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो में आप लोग अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो हमारा टारगेट है 70 में 70 का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहें। देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण किरण आरेख को आप लोगों को समझाना है, किरण आरेख खींचकर समझाना है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक से माध्यम से बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा सभी बने प्रतिबिंब कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, और कौन सा वस्तु कहाँ पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फिगर बनाया हूँ, आप लोगों को इसको समझना है। ये हमारा रहा अवतल दर्पण, और इसको हम लोग मान लेते हैं M1 है और ये M2 है, ये दर्पण के द्वारक हैं, और यहाँ पे ध्रुव हम लोग का P है। ठीक है, यहाँ पे फोकस हम लोग का ये है फोकस बिंदु, और यहाँ पे ये हम लोग का वक्रता केंद्र है, और ये अनंत दूरी पर है। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए वस्तु की स्थिति हम लोग ऊपर रखते हैं, यहाँ पे कभी भी हम लोग दर्पण से बाईं तरफ वस्तु को रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे वस्तु 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे हम लोग 6 स्थानों पर दर्पण से और अनंत के बीच में वस्तुओं को या अनंत पे रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं, न कम ही रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वस्तु की स्थिति अगर 1 नंबर पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे बन रहा है, यानी फोकस पर बन रहा है। ठीक है ना, फोकस पे बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग बताएंगे फोकस तल में बनेगा, या है ना फोकस बिंदु पर ये प्राप्त होता है, बहुत छोटा ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, थोड़ा। अब यहाँ से देखिए, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है 2 नंबर पे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और तीसरी वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा जब भी बनता है दोस्तों, तो क्या होता है, ये हम लोग का वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, और उल्टा होता है। जब उल्टा बनेगा तब तक वास्तविक बनेगा। एक ही कंडीशन होता है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जब चौथा यहाँ पे वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होगा। और 5वां स्थिति क्या है, जब वो बिंदु फोकस बिंदु पर हो कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बहुत बड़ा प्राप्त होगा। ये 4 नंबर बड़ा प्राप्त होता है, 5 नंबर बड़ा प्राप्त होता है, और 3 नंबर एक होता है वस्तु के बराबर, और ये वस्तु से छोटा, ये वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। लेकिन जब 6वां स्थिति वस्तु जब होती है ध्रुव और फोकस के बीच में दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। मतलब प्राप्त तो होता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है ये वस्तुएं, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। जब आभासी बनता है दोस्तों, आप लोग को ये देखना है कि सीधा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये बहुत मेहनत करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आज की रात आप लोग इस क्वेश्चनों को सभी को रट कर ही जाना दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए जब तक आप लोग क्वेश्चन कंफर्म ना हो जाते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला मैं प्रश्न आप लोगों के साथ दिखाता हूँ कि कौन सा होगा। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 100 वाट की है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी या उत्पन्न होगी। तो ये H बराबर फार्मूले होते हैं, उस पर आप लोग इस पे रख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत मोटर का सिद्धांत देखिए, ये हमारे बहुत एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और विद्युत मोटर को और विद्युत हीटर को और आप लोग एक बार विद्युत जनरेटर को, सभी इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग इंपॉर्टेंट लगाकर और एक बार रीड जरूर करके जाइए, क्योंकि इन तीनों में से या तो विद्युत मोटर आ जाए, या तो विद्युत हीटर आ जाए, या तो समझ लीजिए या तो हम लोग का डायनमो के बारे में, या समझ लीजिए कि जो जनरेटर होता है उसके बारे में ही आ सकता है एग्जाम में। चलिए, आप लोगों को मैं खंड ख में लेकर चलता हूँ। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जलीय कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी फटाक से देख लीजिए कितना का जलीय विलयन क्या होता है। नौसादर की कास्टिक सोडा का साथ अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, निम्न में से किस में कार्बन
कार्बन के मध्य द्विअबंध पाया जाता है, तो एथीन के पाया जाता है, एथेन में, एथाइन में, सभी में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, आप लोग देख लीजिए एक बार। क्लियर, ठीक है। निम्नलिखित में से एल्काइन कौन सा है? एल्काइन, एल्कीन और एल्केन का सब सूत्र आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। तो एल्काइन का हम यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला शायद करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखना है। देखिए एसिटिक अम्ल का है, फॉर्मेल्डिहाइड का है, इसको आप लोग यूपीएससी नाम आप लोग को याद कर लेना है कैसे ये बनता है। जरूर 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी नेम से, ठीक है। खनिज तथा अयस्क में अंतर आप लोगों को बताना है। फिटकरी बनाने की विधि के लिए रासायनिक समीकरण देते हुए आप लोगों को दुरुपयोग बताना है इसका। धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट करते हुए धातु अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति की बताना है, ठीक है। विकर्ण संबंध क्या है आप लोगों को ये भी बताना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने वर्ग होते हैं, तो आप लोगों सभी को पता होगा आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने यहाँ पे वर्ग होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे लेकर चलता हूँ दोस्तों। ये हम लोग का 7 नंबर का आता है और लास्ट ये क्वेश्चन इसमें का बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को लिखना है, जिससे चक्रीय यौगिक पर लिखना है, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना के बारे में लिखना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में, समूह या मूलक के बारे में। इन चारों में से आप लोगों को इस पर टिप्पणी थोड़ा बहुत कुछ लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों खंड ग में, और खंड ग में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये बायोलॉजी का है और बायोलॉजी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक रिवीजन करें एक बार, ठीक है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है, किससे होता है दोस्तों? तो इसमें जड़ों के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे जड़ों तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा, तो ये जड़ों के द्वारा होता है। चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? तो ये टेनिन का उपयोग होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, किस में होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। लैंगरहैंस की जो हम लोग का होता है, ठीक है ना, इनसे ही क्या होता है, स्रावित होता है हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। कॉपर टी क्या है दोस्तों? तो कॉपर टी गर्भ निरोधक गोलियां हैं दोस्तों। ये मतलब बायोलॉजी से सिंपल सा क्वेश्चन सा। अब देखिए अगला आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए 2 उपाय आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से जीवाश्म के ईंधन के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। जल विद्युत शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा ही कैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं, और खेतों की संक्षिप्त परितंत्र क्यों कहते हैं। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? तो हमारे ये मस्तिष्क में स्थित होता है हाइपोथैलेमस। आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इसके 3 कार्य को आप लोगों को लिखना है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है दोस्तों, तो ये हमारे शुक्राणु का रिलीज करने का काम करता है, और भी कई प्रकार की होते हैं। आप लोग हाइपोथैलेमस एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ आप लोग मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग एक बार इसको रिवीजन करिए जरूर। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर आप लोगों को बताना है। और प्रकाश संश्लेषण आप लोग को एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग खूब छाप दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करके जाइए एग्जाम में। और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि इसमें आप लोग अगर 70 से 70 नहीं कर पाएंगे तो 50 प्लस करके आएंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवीजन करके जाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इसे ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। हमारा वादा है दोस्तों कि आप लोग 50 प्लस करके आइएगा, 70 नहीं करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ताकि वो भी आज इस वीडियो को देखें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे पल पल अपडेट आपके पास जाती रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।